क्या आपने सोचा है कि पंजाबी सिंगर्स जो कि एक वक्त पे सोलफुल, मीनिंगफुल और प्यार भरे गाने गाते थे, उनको आजकल हो क्या गया है? और अब हर दूसरा गाना है तो गन कल्चर, बंदूक, कब्जा, बदले के बारे में बनने लगा है। पंजाब में ये गन कल्चर या ड्रग एडिक्शन जैसी प्रॉब्लम कोई रातों रात पैदा होने वाली नहीं है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम्स बहुत ही डीप रूटेड है। और आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि इन प्रॉब्लम्स के लिए अमेरिका बहुत हद तक जिम्मेदार है। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को समझना है तो इसके लिए हमें 1980s और 1990s में अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में क्या चल रहा था ये समझना बहुत जरूरी है। जब अमेरिका को वियतनाम में हार देखने को मिल रही थी तब अमेरिका ने अपना सारा फोकस अफगानिस्तान की तरफ कर दिया, जहां पर रशिया का डोमिनेंस चल रहा था। अमेरिका ने पाकिस्तान और उसकी आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसी को फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए रशिया के खिलाफ यूज करना स्टार्ट किया। इस काम को करने के लिए पाकिस्तान ने अपने 90% आईएसआई ऑफिशियल्स को ओपियम कल्टीवेशन और ड्रग ट्रेड को प्रमोट करने में लगा दिया। इस ड्रग ट्रेड से जो भी पैसा आता गया उस पैसे को यूज किया गया मुजाहिदीन को फंड करने के लिए, जो कि रशिया के खिलाफ जिहाद कर रहे थे अफगानिस्तान में। और इसके साथ साथ रशियन आर्मी को भी ड्रग एडिक्ट बनाया गया और जिसका सीधा असर रशियन सोल्जर्स की फाइटिंग एबिलिटीज पर देखने को मिला और इवेंचुअली रशिया को अफगानिस्तान से बाहर होना पड़ा। और इसी दौरान भारत सरकार ने अलग अलग तरीके के मिशंस और ऑपरेशंस चलाकर खालिस्तान मूवमेंट को 1995 आते आते काफी हद तक क्रश कर दिया था, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि उसको अब समझ में नहीं आ रहा था कि पंजाब में वायलेंस और इंस्टेबिलिटी को कैसे फिर से रिवाइव कर सके। रशिया के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने सारे आईएसआई ऑफिशियल्स जो उस वक्त अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, उनको ये डायरेक्शन दी गई कि वो अपना सारा फोकस पंजाब और कश्मीर में लगाए, जिसकी वजह से हमें कश्मीर में भी बहुत ज्यादा मिलिटेंसी देखने को मिली। इस वक्त तक आईएसआई को ये समझ में आ गया था कि अगर वो वायलेंस का यूज करेंगे तो उसे तो इंडियन गवर्नमेंट फिर से क्रश कर देगी, इसलिए उन्होंने पंजाब में ड्रग इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया। और पंजाब का बैड लक ये है कि आईएसआई की स्ट्रैटेजी की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि पंजाब ने 1980 से 1995 तक बहुत सारा खून खराबा देखा, जिसमें लोगों ने अपने परिवार वालों को और लव्ड वंस को खोया, जिसके कारण पंजाब सोसाइटी में एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और इस ट्रोमैटिक सोसाइटी को जरूरत थी हीलिंग टच की। और जब 1995 में भारत सरकार की तरफ से लोगों को हीलिंग टच नहीं मिला तो आईएसआई ने इस इमोशनल वॉइड को एक्सप्लॉइट करते हुए पंजाब में ड्रग ट्रेड को इंट्रोड्यूस किया। और इसके लिए आईएसआई ने एक सिंपल अप्रोच अपनाई, जिसमें उन्होंने पंजाब के छोटे छोटे लीडर्स को ड्रग लीडर्स और मॉड्यूल्स की तरह चुना और उन लीडर्स को बॉर्डर पार से ड्रग सप्लाई करवाए। और उनको ये भी डायरेक्ट किया गया कि इस ड्रग को पंजाब के हर कोने तक पहुंचाना है। और पैसे के लालच में इन ड्रग मॉड्यूल्स और लीडर्स ने ये काम किया भी। और इस ड्रग ट्रेड से आने वाले पैसे को आईएसआई ने कश्मीर में चल रही मिलिटेंसी और अनरेस्ट को फंड करने के लिए यूज किया। और यही कारण है कि 1990s के दौरान कश्मीर में मिलिटेंसी अपने पीक पे थी। धीरे धीरे पंजाब में इन ड्रग मॉड्यूल्स और लीडर्स के बीच में ड्रग सप्लाई को लेकर एक कंपटीशन शुरू हो गया और साल 2000 आते आते ये वायलेंट कॉन्फ्रंट्रेशन में बदल गया, जिससे पंजाब में फिर से लो इंटेंसिटी वायलेंस कल्चर शुरू हो गया। और इस ड्रग ट्रेड और एडिक्शन के चलते पंजाब का सोशल फैब्रिक और रिच कल्चर खराब होता चला गया। जब पंजाब की इस खराब सिचुएशन से परेशान होकर पंजाब के लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया और इन बाहर जाने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग अनस्किल्ड होने के कारण बेसिक वेजेस पर काम कर रहे थे बाहर की कंट्रीज में। तो ये यूथ जो कि पंजाब में भी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा था, वो बाहर आके भी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा था। ऐसे फ्रस्ट्रेटेड यूथ को भड़काने के लिए और रेडिकलाइज करने के लिए आईएसआई ने एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें पंजाब राइट्स की वायलेंट क्लिपिंग्स और भिंडरेवाला की वायलेंट स्पीचेस दिखानी शुरू की गई। और इतना ही नहीं, आईएसआई ने अमेरिका की सीआईए इंटेलिजेंस एजेंसी की हेल्प लेते हुए यूथ में एक वायलेंट थॉट प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए पंजाबी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में वायलेंस को इंट्रोड्यूस किया। कनाडा के एक इंस्टीट्यूशन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में गन कल्चर, माचोइज्म और हीरोइज्म को इंट्रोड्यूस किया। एक टाइम होता था जब पंजाबी म्यूजिक में एक सोल होती थी, मीनिंग होता था, अब वो धीरे धीरे सब खत्म होता चला गया। साल 2000 के बाद जो भी गाने पंजाबी पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में बनने लगे वो सब गन कल्चर को ग्लोरीफाई और जस्टिफाई करने लगे। बब्बू मान जैसे पॉपुलर पंजाबी सिंगर अपने गाने कब्जा में यूथ को अपील करते हैं कि लैंड डिस्प्यूट जैसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी रिवॉल्वर उठाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे सिंगर्स हैं जैसे कि सिप्पी गिल, एली मंगत और सिद्धू मूसेवाला, जिनके खिलाफ तो पुलिस ने भी बहुत सारे एक्शंस लिए हैं। सिद्धू मूसेवाला जो कि अपने हर गाने में ही गन्स, वायलेंस और हीरोइज्म की बात करता है, वो तो इनफैक्ट इसी गन कल्चर और गैंग वॉर के चलते अपनी जान भी गवा बैठे। रिसेंटली एनिमल मूवी के फेमस सॉन्ग अर्जुन वैली को सुनकर और देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि इस फोक सॉन्ग जिसका एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस है टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड टायरनी, अब इस गाने का मीनिंग कंप्लीटली चेंज करते हुए एक
अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, जहां पर अपनी पर्सनल राइवलरी और फैमिली फ्यूड को रिजॉल्व करने के लिए मास किलिंग और ब्लड बाथ को जस्टिफाई किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन गन्स का यूज सिर्फ वायलेंस और एग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इनफैक्ट ये गन्स हमारी सेलिब्रेशन का भी पार्ट बन गई है। यार दोस्तों के बर्थडे से लेके घर की शादियों में जैसे गन का यूज करना तो एक रिवाज बन गया है, और इन सब की वजह से बहुत बार इन गन्स को लापरवाही से यूज करने के कारण बहुत सारी एक्सीडेंटल डेथ्स हो जाती हैं। और अगर स्टैट्स की बात करें तो ये भी चौंकाने वाले हैं। अकेले पंजाब में ही 3,90,000 से ज्यादा लाइसेंस्ड वेपन्स रजिस्टर्ड है, जिसका मतलब ये हुआ कि पंजाब की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कुल 2% है। बट जब बात आती है लाइसेंस्ड वेपन्स की, तो इंडिया की टोटल लाइसेंस्ड वेपन्स में से पंजाब का शेयर है 10%, और इसके अलावा अनलाइसेंस्ड गन्स का तो कोई हिसाब ही नहीं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में ही पंजाब से 830 से भी ज्यादा अनलाइसेंस्ड आर्म्स सीज किए गए थे। ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार या यहाँ के हाई कोर्ट आंख बंद करके बैठे हैं। इनफैक्ट 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस गन कल्चर को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी को ये डायरेक्ट किया गया कि वो इंश्योर करे कि पंजाब और हरियाणा में ऐसे कोई भी गाने ना चले या प्ले किए जाए जो अल्कोहल, ड्रग्स, गन और वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हों। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? लगता तो नहीं है। अभी भी इन गानों के लिरिक्स इन वर्ड्स जैसे AK-47, असला, बंदूक, कट्टा, रिवॉल्वर और पिस्तौल और गन्स के आसपास ही रिवॉल्व करते रहते हैं। पंजाब के इस सिचुएशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिटरेसी रेट और बीच बीच में खालिस्तान जैसे प्रोपेगेंडा का शिकार होना। पंजाब के लोगों को ये समझना होगा कि जो ये आग पंजाब में लगी हुई है, ये एक प्लान स्ट्रैटेजी ISI की और अदर एक्सटर्नल प्लेयर्स की, जिसमें पंजाब की सोसाइटी की स्लो डेथ देखने को मिल रही है और जिसमें लोगों में मेंटल और इमोशनल करप्शन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और यूजफुल लगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को या कुछ नया जानने को मिला, तो प्लीज ये वीडियो सबके साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।